नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिव आईएएस अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम हैं इंडिया के, जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, तमिलनाडु पीएससी, जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी वगैरह, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हिस्ट्री को एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पिछली क्लास में हम शुरुआत कर रहे थे, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पाषाण काल यानी स्टोन एज, पाषाण काल। और हमने जब देखा था कि पाषाण काल, ये इसका कालखंड क्या है, इसका कालखंड क्या है, तो ये है 5 लाख से 6000 ईसा पूर्व, 5 लाख से 6000 ईसा पूर्व तक। और पाषाण काल को हमने कल देखा था कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कैसा? पहला था पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। और इसके बाद हमने देखा था नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो हमने पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और पुरापाषाण को भी हमने कल 3 पार्ट में डिवाइड किया था। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण काल। और फिर हमने देखा था यहाँ पर तीसरा था उच्च पुरापाषाण काल, तीसरा था उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। और अगर हम इनका कालखंड देखें तो जो पुरापाषाण काल है ये अपने आप में बहुत लंबा समय लेके चलता है। जैसे ये था 5 लाख से ये था 10,000 ईसा पूर्व तक, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक ये केवल पुरापाषाण काल है। अगर हम मध्यपाषाण काल को देखें तो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व, मतलब केवल 2,000 साल। अगर यहाँ पर देखें मध्य नवपाषाण काल, तो ये था 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक, 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। तो क्या है, यहाँ पर हमने देखा 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। और पुरापाषाण काल को भी हमने 3 भाग में बांटा था। पुरापाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था निम्न पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल है तो ये 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक था, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। और अगर हम ये देखें तो ये 50,000 से 40,000 तक, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व। और जो उच्च पुरापाषाण काल है ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि उच्च पुरापाषाण काल है, यहीं से हिमयुग की समाप्ति होती है। उच्च पुरापाषाण काल, यहीं से हिमयुग की समाप्ति होती है। और हमने कल यहाँ तक देख लिया था पुरापाषाण काल, और ये तीनों कालखंड देख लिए थे। इसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यपाषाण काल, यानी 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। तो हेडिंग डालिए मध्यपाषाण काल। अभी हमने केवल पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन किया है। अब जैसे पढ़ते हैं मध्यपाषाण काल, तो इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास में मध्यपाषाण काल का बहुत बड़ा योगदान है।
मध्य पाषाण काल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम देखें मध्य पाषाण काल, तो इसको संक्रमण काल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण काल, संक्रमण काल भी बोल देते हैं। और ये संक्रमण काल क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं मध्य पाषाण काल में, कुछ विशेषताएं पुरा पाषाण काल की भी हैं, पुरा पाषाण काल की भी हैं। और इसी मध्य पाषाण काल में कुछ विशेषताएं नव पाषाण काल की भी हैं, नव पाषाण काल की भी हैं। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? इसलिए हम इसको बोलेंगे कि क्या है? संक्रमण काल है। कैसा? संक्रमण काल। ये कैसा है? संक्रमण काल। अब चूंकि ये आता कैसे है, अगर हम ये देखें तो पुरा पाषाण काल में हमने देखा था कि जो लास्ट में उच्च पुरा पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल था जो अभी, तो उच्च पुरा पाषाण काल में क्या है? हिमयुग की समाप्ति होती है। उच्च पुरा पाषाण काल में क्या होता है? हिमयुग की समाप्ति। जैसे ही हिमयुग की समाप्ति होती है, पुरा पाषाण काल में क्या हो रहा था? हिमयुग की समाप्ति, हिमयुग की समाप्ति। जैसे ही यहाँ पर कहाँ पर होती है? उच्च पुरा पाषाण काल में, उच्च पुरा पाषाण काल में हिमयुग की समाप्ति हो रही है। जैसे ही हिमयुग की समाप्ति होती है, मतलब जो ठंडक है, ठंडी जा रही है। एक मिनट रुकिए। इसमें क्या है? हिमयुग की समाप्ति हो रही है। तो जैसे ही हिमयुग की समाप्ति होती है तो क्या है? ताप बढ़ता है। हिमयुग की समाप्ति, तो क्या होगा इसका परिणाम? कि ताप बढ़ेगा। और जैसे ही ताप बढ़ेगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा। और जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है तो उसके बाद क्या होता है? जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी में भी परिवर्तन होता है। पारिस्थितिकी है उसमें भी चेंज होगा। जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी, उसमें भी परिवर्तन होगा। और जैसे ही पारिस्थितिकी में परिवर्तन होगा, पारिस्थितिकी में परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा? जो जानवर हैं, जीव जंतु, उनका आकार छोटा होगा। जीव जंतु उनका आकार छोटा होगा, जीव जंतु का आकार छोटा होगा। क्या होगा? पारिस्थितिकी में परिवर्तन होगा तो जीव जंतु का आकार छोटा होगा, जीव जंतु का आकार छोटा होगा। क्या होता है कि जैसे ठंडी का मौसम रहता है, ये जो ठंडी वाला काल है, हिमयुग वाला काल है, उसमें क्या हो रहा था कि जीव जंतुओं का आकार बड़ा था, जीव जंतुओं का आकार बड़ा था। लेकिन जैसे ही हिमयुग की समाप्ति होती है तो क्या होता है? छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं, छोटे छोटे जीव आते हैं। और जैसे ही छोटे छोटे जीव आते हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर क्या है? पाषाण काल में हिमयुग चल रहा था जब, तो जीव बड़े बड़े थे, तो बड़े बड़े जीव के लिए हमने पत्थरों का यूज किया था। तो यहाँ पर बड़े बड़े औजार थे। क्या? बड़े औजार, बड़े औजार। यहाँ पर क्या है? बड़े बड़े औजार थे। लेकिन जैसे ही हिमयुग की समाप्ति होती है और मध्य पाषाण काल आता है तो यहाँ पर क्योंकि जानवर छोटे छोटे हैं, जीव जंतु छोटे छोटे हैं, तो क्या होगा कि छोटे छोटे औजार का यूज करेंगे। किसका? छोटे छोटे औजार का यूज करेंगे, छोटे औजार का यूज करेंगे। पहले क्या है? जानवर बड़े बड़े थे, इसलिए हम क्या कर रहे थे? बड़े बड़े जानवर के लिए बड़े बड़े औजार का यूज कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर वगैरह का यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? छोटे छोटे औजार हैं उनका यूज करेंगे, छोटे छोटे औजार। अगर हम देखें मध्य पाषाण काल, तो इसकी खोज किसने की थी? मध्य पाषाण काल अगर हम ये देखें तो ये चूंकि आपका समझ में आ गया होगा, फिर से रिवाइज कर दे रहा है कि जैसे मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल को हमने तीन, ये क्या है? संक्रमण काल है।
संक्रमण काल क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं पुनर्पाषाण काल की भी हैं और कुछ नवपाषाण काल की भी हैं। कुछ विशेषताएं पुनर्पाषाण काल की भी है और कुछ नवपाषाण काल की भी है। पुनर्पाषाण काल की कैसे? जो पुनर्पाषाण काल में जो 3 पार्ट में थे, उच्च पुनर्पाषाण काल। तो उच्च पुनर्पाषाण काल में क्या हो रहा था कि हिमयुग की समाप्ति हो रही है। जैसे ही हिमयुग की समाप्ति होगी तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा। जलवायु में परिवर्तन होगा तो उसमें जो है पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी में भी परिवर्तन होगा। और जैसे ही पारिस्थितिकी में परिवर्तन होता है तो उसके बाद जो जीव जंतु हैं उनका आकार छोटा होगा। जैसे ही पारिस्थितिकी में परिवर्तन होता है उसके बाद जो जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं का आकार छोटा होगा। जैसे हिमयुग चल रहा था, हिमयुग में बड़े बड़े जीव थे और उसके बाद जो यहाँ पर हो रहा है, हिमयुग की जैसी समाप्ति होती है, मध्य पाषाण काल आता है तो वहाँ पे छोटे छोटे जानवर हैं। छोटे छोटे जानवर के लिए हम क्या करेंगे? छोटे छोटे औजार का यूज करेंगे। कौन से औजार? जो छोटे छोटे हैं। इसलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे औजार का यूज करेंगे। अब अगर हम इसके देखें कि मध्य पाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसकी खोज देखें तो इसकी खोज वगैरह कैसे हुई थी। अगर हम इसका कालखंड देखें, मध्य पाषाण काल को हम शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल। अभी इसका मध्य पाषाण काल का इंट्रोडक्शन चल रहा था, आज हम देख रहे हैं मध्य पाषाण काल। तो जैसे ही अगर हम इसका कालखंड देखें तो कालखंड है इसका 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व ये इसका कालखंड है मध्य पाषाण काल का। अगर जैसे इसका कालखंड हम देखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। खोज यानी इसके जनक या फिर इसके जनक। अगर हम इसके जनक देखें तो जनक थे इसके C.L. कार्लाइल। जनक थे इसके C.L. कार्लाइल। अगर हम देखें मध्य पाषाण काल, इसके जनक कौन है? C.L. कार्लाइल। मध्य पाषाण काल के जनक कौन है? C.L. कार्लाइल। और अगर हम देखें तो जैसे पुनर्पाषाण काल में कुछ उपकरण यूज हो रहे थे, जो पत्थर यूज हो रहे थे पुनर्पाषाण काल में, जैसे चॉपर है। पुनर्पाषाण काल में चॉपर है, चॉपिंग है, चॉपर, चॉपिंग, बिदाड़ी, चॉपर, चॉपिंग, बिदाड़ी। तो इस प्रकार के जो उपकरण हो रहे थे बड़े बड़े। लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये उपकरण तो रहेंगे, साथ में इसके जो थोड़ी अलग उपकरण हैं वो भी रहेंगे। जैसे कार्नेलियन, स्फटिक, कार्नेलियन, स्फटिक, इसके बाद कैल्सिडोनी, कार्नेलियन, स्फटिक, कार्नेलियन, स्फटिक, कैल्सिडोनी और यहाँ पर अर्केट। अर्केट से निर्मित पत्थरों का भी इसमें यूज हो रहा था औजार बनाने के लिए। पुनर्पाषाण काल में इस प्रकार के उपकरण थे, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्नेलियन, स्फटिक, कैल्सिडोनी और अर्केट के बने उपकरण यूज हो रहे थे। और यहाँ पर क्या था, जैसे पाषाण काल में, पुनर्पाषाण काल में क्या हो रहा था कि जो उपकरण थे, पुनर्पाषाण काल में जो उपकरण थे उनके साइज बड़े थे, बड़े उपकरण। लेकिन जो मध्य पाषाण काल है उसमें क्या है, मध्य पाषाण काल में जो उपकरण थे 1 से 8 सेंटीमीटर, 1 से 8 सेंटीमीटर लंबाई के उपकरण यूज हो रहे थे। जो मध्य पाषाण काल है वहाँ पर 1 से 8 सेंटीमीटर लंबाई के, 1 से 8 सेंटीमीटर लंबाई के उपकरण यूज हो रहे थे, उपकरण यूज हो रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब जानवर छोटे छोटे हैं
तो उनका उपकरण भी छोटे यूज करेंगे। और जैसे ही हम छोटे छोटे उपकरण यूज करते हैं तो इसको बोल देते हैं हम यहाँ पर, जैसे छोटे छोटे उपकरण यूज होते हैं तो इसको हम बोल देंगे माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे उपकरण यूज हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक एज। अगर हम इसको दोबारा देखें तो इसका काल क्या है, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। और इसके खोज यानी जनक कौन है, CL कार्लाइल, जिसकी खोज की थी 1867 ईस्वी में। जिसकी खोज की थी 1867 ईस्वी में, AD में की थी। और यहाँ पर क्या है, जो उपकरण हैं, जो औजार हैं, वो चॉपर, चॉपिंग, बिधारी, ये तो चल ही रहे हैं। साथ में कार्नेलियन, स्फटिक, कैल्सिडोनी और गेट, इसके भी उपकरण हैं। और साथ में जो हड्डियां हैं, साथ में जो हड्डियां हैं, हड्डियों के भी उपकरण यूज हो रहे हैं। और साथ में जो जानवरों के सींग रहते हैं, जो जानवरों के सींग हैं, जानवरों के सींग हैं, जानवरों के सींग हैं, उसका भी यहाँ पर यूज हो रहा था। जानवरों के सींग हैं, उसका भी यूज हो रहा था। और क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि उपकरण क्या है, छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के उपकरण भी हैं। विशेष प्रकार के कैसे, जैसे त्रिभुजाकार उपकरण भी हैं। त्रिभुजाकार उपकरण जो यहाँ पर क्या है, नुकीले हैं। त्रिभुजाकार उपकरण है जो क्या है, यहाँ पर नुकीले हैं। और त्रिभुजाकार उपकरण के बाद यहाँ पर अर्धचंद्राकार उपकरण भी हैं। त्रिभुजाकार, जैसे यहाँ पर अगर हेडिंग डालेंगे, नाम डालेंगे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार उपकरण भी होंगे। और यहाँ पर कैसे होंगे, अर्धचंद्राकार उपकरण भी होंगे। अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार और अर्धचंद्राकार उपकरण भी है। और यहाँ पर समलंब आकार के भी उपकरण हैं। कैसे, समलंब आकार के, लिख लीजिए, समलंब आकार के उपकरण हैं। तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के उपकरण हैं जो त्रिभुजाकार भी है, अर्धचंद्राकार भी हैं और समलंब आकार के हैं। त्रिभुजाकार के कैसे, यहाँ पर बहुत नुकीले हैं, यहाँ पर बहुत नुकीले हैं। जैसे ये डस्टर है, अगर ये त्रिकोणा होता, त्रिभुजाकार होता, तो इसको चाहे जैसे फेंको, चाहे जैसे मारोगे, तो क्या होगा कि इसमें कोई ना कोई कोना तो जानवर को लगेगा, कोई ना कोई कोना तो जानवर को लग जाएगा, जिससे उसका शिकार कर सकते हैं। जो अर्धचंद्राकार है, इसमें ये बहुत नुकीला था, तो यहाँ से क्या होगा कि इसको जब फेंकेंगे तो जानवर का शिकार आसानी से हो जाएगा। और एक जो समलंब आकार है, समलंब आकार का, वो यहाँ पर नुकीला है। इससे क्या होगा कि जानवर का शिकार बहुत आसानी से हो जाएगा, जानवर का शिकार बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि हम पुरापाषाण काल में क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर थे। पुरापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल आता है तो यहाँ पर छोटे छोटे उपकरण है। क्या, छोटे छोटे हथियार का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत छोटे छोटे हथियार का यूज कर रहे हैं। तो इसको क्या है, फेंक के भी मार सकते हैं। जैसे पुरापाषाण काल में क्या हो रहा था, पुरापाषाण काल में कुछ बड़े बड़े हथियार थे, बड़े बड़े औजार थे, तो उनको किसी जानवर को मारने के लिए या तो फिर ऐसे उसको ऐसे फेंकते थे, या फिर क्या करता था कि यहाँ पर ऊपर से फेंक दिए, या फिर ऐसे पत्थर से मार दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे हथियार हैं, तो उनको ऐसे ही फेंक देंगे, हाथ से ही फेंक देंगे। इससे क्या होगा, जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक है उसका विकास होता है। इससे क्या है, अगर हम देखें तो मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास। जैसे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है
कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कब हुआ था? तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कब हुआ था? यह हुआ था मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था। अगर हम देखें तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास तो हो गया था, लेकिन साथ ही यहाँ पर तीर कमान का भी विकास हो गया था। क्या हो गया था? यहाँ पर तीर कमान का भी विकास हो गया था। वह तीर कमान का विकास हो गया था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास तो हुआ था, साथ में यहीं पर तीर कमान का विकास हुआ था। तीर कमान का विकास हो गया था। जैसे क्वेश्चन जो आ चुका है कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन तो पूछ चुके हैं। अब हो सकता है किसी स्टेट सर्विस में पूछ लिया हो या एसएससी में पूछ लिया हो कि तीर कमान का विकास कब हुआ था। तीर कमान का विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में। तीर कमान का विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। और साथ में अगर हम देखें, साथ में अगर हम इसके विशेषताएं देखें, अगर हम मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं देखें अगर, तो यहाँ की दो विशेषताएं हैं। जैसे हमने देखा था कि जो पुरापाषाण काल है वहाँ पर क्या है, आदमी जानवर भी नहीं पाल रहा था और खेती भी नहीं कर रहा था। ये क्या था? खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक था, ये जानवर भी नहीं पाल रहा था और खेती भी नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल शुरू होता है, मध्य पाषाण काल, तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो मानव हैं, पशुपालन करना सीख गए थे। क्या? पशुपालन सीख चुके थे। यहाँ के जो मध्य पाषाण काल के जो व्यक्ति हैं पशुपालन करने लगे थे। तो यहाँ से पशुपालन का विकास होता है। पशुपालन का विकास, पशुपालन का विकास। जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि पशुपालन का विकास कब हुआ था, तो पशुपालन का विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में। लेकिन यहाँ पर कृषि का विकास अभी भी नहीं हो पाया था। कृषि का विकास अभी भी नहीं हो पाया था। कृषि का विकास अभी भी नहीं हो पा रहा था। और यहीं से आग की खोज भी मिल जाती है। आग की खोज के साक्ष्य मिल जाते हैं। यहीं पर आग की खोज भी हो गई थी। आग की खोज, यहीं से आग की खोज का भी विकास के साक्ष्य मिलते हैं। यहीं से आग की खोज के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमने अगर देखा तो इसका काल देखा 10 से 8 हजार ईसा पूर्व। खोज यानी जनक कौन है? सीएल कार्लाइल 1867 में। और यहाँ पर जो उपकरण है चॉपर, चॉपिंग बेदार्डी, इनके अलावा भी कार्नेलियन, स्फटिक, कैल्सिडोनी, अर्गेट और कुछ जानवर और कुछ हड्डियाँ और जानवर के जो सींग हैं उनसे बने उपकरण यूज हो रहे थे। और यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुजाकार, अर्धचंद्राकार, समलंब आकार के उपकरण यूज हो रहे थे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो उपकरण क्या है, छोटे छोटे साइज में थे। जैसे पुरापाषाण काल में क्या है, बड़े बड़े उपकरण थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे उपकरण थे। 1 से 8 सेंटीमीटर लंबे उपकरण यूज हो रहे थे। और यहाँ पर जैसे छोटे छोटे उपकरण यूज हो रहे थे तो इसको हमने नाम दिया था, इसका नाम है मीजोलिथिक एज भी इसको बोल देते हैं। और जब छोटे छोटे उपकरण थे तो किसी जानवर को फेंक के, दूर से फेंक के भी उसको मार रहे हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं कि प्रक्षेपास्त्र तकनीक का भी विकास हो गया था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हो गया था। और साथ में तीर कमान का भी विकास हो गया था। और साथ में तीर कमान का विकास हो गया था। और साथ में अगर हम देखें इसकी अगर विशेषताएं, अगर हम इसकी विशेषताएं देखें, विशेषताएं, अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताओं में यहाँ पर क्या हुआ था, जो पशुपालन है उसका विकास हो गया था। पशुपालन का विकास हो गया था। और लेकिन पशुपालन का विकास तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, कृषि का विकास नहीं हो पाया। कृषि का विकास नहीं हो पाया, लेकिन आग की खोज कर ली थी। अगर विशेषताएं देखें तो दो विशेषताएं हैं कि पशुपालन का विकास हो गया था और आग की खोज हो गई थी। पशुपालन का विकास हुआ था और आग की खोज हो गई थी। तो यहाँ हमने देखा मध्य पाषाण काल। और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर मध्य पाषाण कालीन
उपकरण पाए गए, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि मध्य पाषाण काल कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए। मध्य पाषाण काल जहाँ जहाँ पाए गए, तो कौन कौन सी जगह थी, कहाँ कहाँ पर मध्य पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए। तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करिए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और डेली का रिवाज करते रहिए, ना कि इसका केवल वीडियो देख के इसको लिख लिया और देख लिया। इसका डेली रिवाइज ही करना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।